प्यारे विद्यार्थियों, मैं बलवान सिंह और आज आप मेरे साथ करेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 का पहला अध्याय भारतीय संविधान। चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम आपको सबसे पहले एक खेल के बारे में बताते हैं। जैसे फुटबॉल का खेल है, फुटबॉल के खेल के अपने नियम होते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा फुटबॉल का नाम और खेला भी होगा। और आपको पता है कि फुटबॉल में एक नियम है कि यह जो है पैरों से खेला जाएगा। अगर आप पैरों के सिवाय उसको हाथ लगाते हो तो उसको फाउल माना जाएगा। केवल गोलकीपर ही ऐसा व्यक्ति होगा जो उसको अपने बाहों से छू सकता है, बाकी कोई भी खिलाड़ी उसको नहीं छू सकता। और अगर ऐसा करता है तो उसको गलत माना जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे जो खेल है उनके भी नियम होते हैं। तो इस प्रकार से खेल आपस में जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी इनके नियम ही खेलों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। इन खेलों की तरह ही हर समाज में के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। मूलभूत का मतलब होता है मौलिक या आवश्यक। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। जो मूलभूत नियम होते हैं उन्हीं से समाज का जो है मूलभूत स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। जैसे अभी मैंने बताया कि फुटबॉल के खेल के अपने नियम हैं, वॉलीबॉल के अपने नियम हैं, कबड्डी के अपने नियम हैं, क्रिकेट के अपने नियम हैं, और इससे पता चलता है कि इन खेलों में क्या अंतर है। इसी प्रकार से समाजों के भी अपने अंतर होते हैं। एक समाज अपना जो नियम बनाता है, दूसरे समाज के अपने नियम हैं। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। छोटे समाज में तो नियम जो है, एक छोटा सा समाज होता है तो उसके नियम सभी फॉलो कर लेते हैं। लेकिन कई बार बड़ा समाज होता है तो उसमें कई अलग अलग जो है समुदाय रहते हैं। अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके होते हैं सबके, लेकिन कुछ समाज ऐसे हैं कि उनके अंदर कई अलग अलग समुदाय रहते हैं। जैसे कि एक गांव के अंदर आप देखते हो कि बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग जो है धर्म के। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देश में यह सहमति आम तौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस देश में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं। संविधान कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसी ने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये देखिए नीचे जो यहाँ पर दी हुई है, ये एक चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, ये नीचे, और इसमें जो है ये संसद का चित्र दिया हुआ है। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं
वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। आदर्श का मतलब होता है गुण, विशेषता, चरित्र, बहुत अच्छा चरित्र, बहुत अच्छे गुण जिनको दूसरा व्यक्ति जो है जिनका अनुकरण करना चाहे, उनको अपनाना चाहे। आदर्श जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सके। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। मूलभूत यानी जो मौलिक आवश्यक स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। कुछ ऐसे जो है चीज़ें होती हैं, उनकी रक्षा सभी ने मिलके एक साथ करनी चाहिए। यहाँ पर जो है एक दिया हुआ है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। 1934 में केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। मांग कब उठाई गई थी? 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसने संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार उठाई। 1946 में दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। आगे हम जो अगले पृष्ठ के ऊपर जो है उसमें इसके बारे में बताएंगे। जो चित्र है कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों को जिसमें दर्शाया गया है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। इसमें जो चित्र है ये जो दिया हुआ है, इसके अंदर यह जो व्यक्ति खड़ा है टोपी पहने हुए, ये व्यक्ति है जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। यहाँ पर कुछ चित्र दिए, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इन बातों का क्या मतलब है यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थिति पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। हमने जो पिछले उसमें थी, इसमें ये लिखा था कि जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। उसके आगे की बातें हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करते हैं। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है।
सवाल यह उठता है कि जब देश में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। राजतंत्र यानी राजा का तंत्र, जहाँ पर सर्वोपरि जो सबसे ऊपर जो सत्ताधारी होता है वो होता है राजा। वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं हैं जो वे नेपाल के लिए चाहते हैं और जिनके लिए वे लड़ते हैं। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग अपने देश के लिए एक नया संविधान बना रहे हैं। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। ऊपर जो चित्र है देखिए, उसमें यहाँ पर हम आपको बताएंगे। ये देखिए, यहाँ पर चित्र दिया। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी जाने वाली छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2007 में नेपाल ने अंतरिम संविधान बनाया और उसके मुताबिक शासन चलाया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में हैं। जैसे कि अभी आपको ये चित्र दिखाए थे, ये आंदोलनरत जो लोग हैं उनके चित्र हैं। इन चित्रों में आंदोलन करते हुए लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी, ऐसा जो है हमने यहाँ से छोड़ दिया था, यहाँ से शुरू करते हैं। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी, जो पहले वाला संविधान था। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके।
क्योंकि जिनका चुनाव करना वो हम खुद करते हैं लोकतंत्र में। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। अगर ऐसी विकृति हो भी जाती है तो संविधान में उसके बचाव का भी उपाय होता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट में देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है एक, इसमें क्या बताया है कि सुरेश जो है अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। ये वैसी ही बात होगी जैसे हम किसी व्यक्ति को चुनाव में चुन लेते हैं और उसको जो है पावर दे देते हैं, उसको शक्ति दे देते हैं जो है राज्य को चलाने की। तो ये वैसी ही बात होगी कि क्लास टीचर ने यहाँ पर जो है उसको सुरेश को एक पावर दे दी, शक्ति दे दी कि वो जो है क्लास के अंदर जो है सब बच्चों का ध्यान रखेगा। अब वो इसकी मर्जी है लड़के की कि वो उसका ध्यान कैसे रखेगा। तो यहाँ पर जो है अनिल आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। कौन कहता है ये? यानी सुरेश। लेकिन मैंने किया क्या है? अब यहाँ पर अनिल ने कुछ भी नहीं किया। जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी, ऐसा उसने झूठ बोला। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो इस प्रकार से कई बार हम जो है लोगों को चुनाव में जिताकर भेज देते हैं और वो जो है सत्ता का दुरुपयोग भी कर सकता है। ये जो ऊपर चित्रपट कथा के द्वारा उदाहरण दिया है, इसमें यही समझाने की जो है कोशिश की गई है कि जैसे सुरेश को जो है सत्ताधारी बना दिया गया है क्लास का, और वो जो है अपनी खुद की रंजिश निकालने के लिए जो अनिल है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी उसको जो है सज़ा दिलवाता है। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। और अगर संविधान ना हो, नियम ना हो, तो इनको नहीं रोका जा सकता। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। नीचे दिए गए चित्रकथा पट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। अब देखते हैं। देखिए, यहाँ पर खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। जैसे स्कूल के अंदर खेल की घंटी शुरू होने वाली है, तो उस खेलों की घंटी में एक तरफ जो है लड़के हैं, एक तरफ ये लड़कियां खड़ी हैं। चित्र में आप अच्छी तरह से देख सकते हो।
एक तरफ लड़के हैं और एक तरफ लड़कियां हैं। लड़के, नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। लड़कियां कह रही हैं चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम जीत गए, हम जीत गए। वह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। तो इस चित्रकथा के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि एक देश के भीतर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुमत में होते हैं, जो बहुत संख्यक होते हैं, और कुछ समुदाय या ऐसे भी लोग होते हैं जो अल्पसंख्यक होते हैं। तो जो कम संख्या के लोग होते हैं जो है वो कई बार इस प्रकार से जैसे ऊपर बताया गया है ऐसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में जो है वंचित रह जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो कम संख्या वाले बच्चे थे वो उनकी बात नहीं मानी गई और अधिक संख्या वाले बच्चों की बात मानी गई। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या थोड़ी होती है, और बहुसंख्यक जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्रकथा पट से पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का मतलब होता है जो निरंकुश हो, अर्थात अंकुश का मतलब कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण, अर्थात जिस पर नियंत्रण न किया जा सके। निरंकुश मतलब अनियंत्रित। तो बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। यानी एक समुदाय का दूसरे समुदाय के ऊपर भी जो है दबाव हो सकता है, और एक समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे हम अंतर सामुदायिक कहते हैं। एक तो है अंतर सामुदायिक यानी दो समुदायों के बीच में, और एक होता है एक ही समुदाय के बीच में कुछ लोग दूसरे लोगों को दबा देते हैं, इसको कहते हैं अंतर सामुदायिक, इंट्रा कम्युनिटी, और एक होता है इंटर कम्युनिटी। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे के चित्रकथा पट को देखिए। यहाँ पर जो है चित्र दिया हुआ है, इसमें शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। यानी इसका कल पेपर है शबनम का, लेकिन टीवी में एक बहुत अच्छा जो है कार्यक्रम आ रहा है और वो उसको बहुत पसंद है। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती, पर अगर मैं ऐसा करती हूँ
तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी, यानी कल परीक्षा है तो उनको वो 2 पाठ नहीं पढ़ पाएगी। शबनम तुम परेशान लग रही हो। अब यहाँ पर जो है शबनम को उसकी माँ जो है कह रही है कि तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी न देखे तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। अब ये यहाँ पर बताइए, देखिए बहुसंख्यक है, ये एक है। अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा। इन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं, यानी अब ये अगले दिन की बात करें। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से क्या दर्शाया गया है कि 2 व्यक्ति हैं, वे टीवी देख रहे हैं। एक लड़की है, वो अल्पमत में है, वे बहुमत में है। लेकिन यहाँ पर जो है ये अपनी बात उनके सामने रखती है और वे इसकी बात को मान जाते हैं। तो इस प्रकार से आपस में जो है मिलजुल कर जो है हम ऐसे नियम तय कर लेते हैं जिससे सबका भला हो। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिसमें उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। तानाशाह का मतलब है यानी जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, लोगों द्वारा जो है वो चुने नहीं जाते। एक मिलिट्री राज होता है यानी फौजी राज। एक ही व्यक्ति जो है पूरे देश पर शासन करता है और वो जो चाहे वही होता है। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है रखता है। ये आगे जो है यहाँ पर आइए हम निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका को भरें। इसके जरिए इस बात को दोहराएं कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। आप इसको पूरा कर लीजिए। नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोग एक नया संविधान तैयार कर रहे हैं। मूलभूत नियम ये ऐसे आदर्श हैं जिनसे पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा है, ये उदाहरण है। इस प्रकार से जैसे इसमें मूलभूत नियम इसमें आपने देने हैं। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान आज हम इतना ही पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका दूसरा भाग जो है बाद में करते हैं, तो इसको ध्यान से सुनो और समझो। थैंक यू।